नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक में। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि जो भी हमारे शहर के प्रतिभावान लोग हैं, जो ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम भी जानें कि आखिर हम उससे उनसे क्या नया सीख सकते हैं। इसी कड़ी में हमने बुलाया है शिवम सर को, जो बहुत कह सकते हैं उद्यमी हैं, उनका बहुत ढेर सारा एक्सपीरियंस है पीछे की लाइफ से और उन्होंने कोटा से पढ़ाई भी किया हुआ है। तो सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर आपने इतना कीमती समय दिया, तो जैसा कि होता है कि कोटा के बारे में कुछ कोई याद पुरानी हो जो जुड़ी हो? कोटा ऐसे पर्सनली देखूं तो मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया था जी, जो पहले के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ डीसीएम फैक्ट्री सबसे मैक्सिमम जो है वहाँ रोजगार देती थी। जी, जी, जी। इस समय के साथ फैक्ट्री जो है लूज हो गई, वहाँ पर जो कंडीशंस वहाँ फेवरेबल नहीं रहे, जी, जिससे चीजें चेंज हुई। तो फिर वहाँ सर बंसल सर जो है उन्होंने कोचिंग की स्थापना की और 10 से 20 स्टूडेंट से उन्होंने शुरुआत की। जी, जी। समय के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस IIT जेईई में दिया और फिर धीरे धीरे वो कोचिंग हब बन गया। जी, तो आज जी। वो कोचिंग हब है। हालांकि वहाँ के बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें रही, जैसे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा है, जी। वहाँ का चंबल गार्डन बहुत अच्छा है, एज अ टूरिज्म में बहुत अच्छा जो है अपना वो एक कोटा शहर जो है अपने में बहुत कुछ समाया हुआ है। जी, एक वाकया बताऊं। एक मेरा मित्र है, हाँ, वो गया था कोटा, बनने गया था कुछ और, बना कुछ और। तो ये कहीं न कहीं भटकाव है। ये हमें खुद से भी एक विचार करना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़ सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। प्रायोरिटीज ही बताती हैं आपको कि आगे आप क्या करेंगे। जी, जी, आपकी जी। प्रायोरिटीज ही हेल्प आपको करेंगी कि आप इनिशिएट किस चीज के लिए हो रहे हैं। जी। अगर आप कोटा गए, वहाँ आपने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ बहुत अच्छा जो है आपने मेहनत की और कोचिंग की हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में आप डटे रहे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप वहाँ नहीं रहे, वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खेलते हैं, कूदते हैं, अपने जी। पैसों का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों करते हैं। जी, जी, जी। वो एक जो है अपना एक इनिशिएशन होता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी में मैं एक कड़ी ऐड करना चाहूँगा सर कि कोटा में मैं अक्सर न्यूज़पेपर जब पढ़ता था, बहुत पहले भी, अभी भी देखता हूँ, तो जो सुसाइड के केसेस होते हैं कोटा पे ज़्यादा दिखते हैं। तो क्या ये स्ट्रेस है कि और कुछ है? ये थोड़ा-सा कैसे मैनेज किया जाए कि स्ट्रेस आता है लाइफ में? नहीं, स्ट्रेस कंपैरिजन से स्टार्ट होता है जी, और हमारी इच्छाओं से स्टार्ट होता है स्ट्रेस। जी, दूसरा एबिलिटी से स्टार्ट होता है। अगर जी। हमारी एबिलिटी उस पर नहीं है तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी एबिलिटी नहीं है, हम वहां से दूसरे प्रोग्राम्स में जा सकें, दूसरे चीजों पे जा चुके हैं। अगर मान लीजिए हमारा आईटी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और हम सोशल प्रेशर से आगे के आईटी जी जाना पड़ेगा, एक तरीके से निगेटिव है। और हमारा गार्जियन कह रहे हैं कि आप जाइए कोटा, वहां तैयारी करिए, आईआईटी ही निकालिए, तो वो कोई एंड लास्ट नहीं है। एंड लास्ट नहीं है तो उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम अपने आपको प्रेशराइज समझते हैं। और वो एक एज होती है जो 17 to 19 की जो एज होती है, वो आकांक्षाएं बहुत होती हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमको ये करना है, बट वो नहीं हो पाना वो उनके लिए प्रेशर बन जाता है, फिर वो सुसाइड के ऊपर जाते हैं। तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे किया जाए? मैं ये कहूंगा कि गार्जियन लगातार टच पे रहे बच्चों के, खासकर तब जब रिजल्ट्स आने वाले हों, जी, खासकर तब जब वो बीमार हो जाएं, जी। खासकर तब जब वो उनको मेंटली बहुत स्ट्रेस फील हो, जी, चाहे वो किसी भी एंगल में हो। जी, वो कोई भी एंगल हो सकता है। लोग जो है लव लाइफ की तरफ भी निकल जाते हैं, जिससे जी। वहां बैक नहीं आ पाते, तो वो जी। एक बहुत सारे एंगल्स को मिक्स कर दिया जाता है। फिर उनके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर बनता है कि मेरा टाइम जो है चला गया। उस पे पर्सनल होल्डिंग होनी चाहिए गार्जियन की, ताकि बच्चा इधर उधर ना भटके। जैसे वाकया ऐड करूँ सर कि जो पुराना जो टाइम था, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते थे, किसी ने अपने घर गिरवी रखा, किसी ने कहाँ से पैसा लाया, लेकिन एक अलग लालसा होती थी कि हमें कोटा जाना है, पढ़ना है। तो जब वहाँ से चीज़ें थोड़ा-सा नेगेटिव होने लगती है, तो एक अंदर से मन करता है कि क्या करें? तो उससे कैसे निकला जाए? नहीं, आपके में यहाँ मैं ये बात कहूंगा कि पहले जो था वो चेंजेस, जैसे पहले क्या था कि मैं कुछ नहीं जानता था, आपका यहाँ पर मैं छोटे शहर पे था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब मैं कोटा पहुंचा तो वहां मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। सिलेक्शन एबिलिटी वहां से ही बनी, और जब सिलेक्शन एबिलिटी बनी, सिलेक्ट ना होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन एबिलिटी बन जाना और आगे चलकर कुछ बेहतर करना भी बहुत बहुत मायने रखता है हमारा। तो ये कोटा जाना हमारे लिए जो है, या किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहा पहले के मुकाबले। अब लेकिन जो है थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, अब उतना ज्यादा
इकोनॉमिकली जो है अगर आप पुश ना करना चाहें तो आप छोटे इकोनॉमिक्स से जो है काम चला सकते हैं, आप यहीं पर भी काम कर सकते हैं उस तरह जी से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर का मैं पूरा परिचय देना चाहता हूँ। ये बेसिकली ये इन्होंने बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर है। मतलब मैं ऐसे अभी बात ही कर रहा था तो तब मुझे जानकारी मिली कि मतलब ये एक्सपर्ट है कृषि के जो उपकरण होते हैं, जो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को देखते हैं, खुद का इनका सेल्स की पूरी टीम है, साथ ही ये इनोवेशन करते रहते हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने अभी एक पूरा का पूरा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है हर घर सोलर, तो उसमें भी ये भागीदार है। तो सर जो आपका एक्सपीरियंस रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड का कि आप किस बैकग्राउंड से निकले, कहाँ पे आप देखते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2018 में। जी उसके बाद फिर मैं फादर के साथ बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत वहाँ एक्सपीरियंस लिया। जी तो लेटर ऑन मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव जी में क्या है, कृषि का ही सबसे बड़ा प्रधान है। जी तो जब अपना देश ही कृषि प्रधान देश है जी तो जी उसी के रिगार्डिंग में ही मैं काम शुरू कर दिया। जी तो उसमें मान लीजिए कि मैंने कृषि यंत्र में जो है जो भी आपका एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स हैं, रोटावेटर, थ्रेशर, उस पे मैंने सेल्स का, सर्विस का, दोनों का काम किया। जी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो है मैंने उसमें काम भी किया है, जी जी जिसमें प्रॉपर मैंने अपना पर्सनल जैसे कि सेमी प्लाऊ या मान लीजिए कि सेमी डिगिंग जो है, अब पोटैटो डिगिंग मशीन जो है, इसको जी भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग में डाला था। जी 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 फिर लेटर ऑन जो चेंजेस आए तो उसमें ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद ही पुश कर रहे हैं। जी जी जब जी इतना बड़ा जो आपका जो है देश का जो है हेड है वो पुश कर रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आप स्वयं प्रोड्यूस करें और उसको इस्तेमाल करें, जी तो मैंने कहा कि जब ऐसा है तो मैं भी उसमें जो है अपने लिए जो है कुछ ना कुछ चेंजेस लाऊं और इकोनॉमिकली भी अपने आप को ग्रोथ करूं। तो जी फिर मैंने कहीं न कहीं हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, हम लोग खुद कोऑपरेट करना चाहते हैं। सर, जैसे मैं बेसिक से अगर बात करना चाहूँ तो क्यों हमारी गवर्नमेंट शिफ्ट होना चाह रही है सोलर्स पे? सोलर में शिफ्ट होने का सबसे पहला तो रिन्यूएबल एनर्जीज है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है और चीप है जी, और रूफटॉप में है, क्योंकि अब धीरे धीरे लैंड का जो है अपना लैंड जो है वो तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। जी, जी, भाई बिल्कुल। अगर हमारी नीड्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड कम हो जाएगा, तो जी, वो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है। और जो भी कार्बन जो उत्सर्जन है अपने देश का, वो कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कम करने के लिए सबसे जी, इंपॉर्टेंट रहा है। जी, लेकिन एक सबसे बड़ा इंसिडेंट रहा है 2012 का ब्लैकआउट, जी, जो 2012 का ब्लैकआउट था, जिसमें पूरा ग्रिड फेल्योर था। जो आपका जो यूपी में झांसी टर्मिनल जो इसको बोलते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जो ब्लैकआउट हुआ वो एक झांसी टर्मिनल के आसपास कहीं पर फेल्योर हो गया, जी, बहुत बड़ा पावर ग्रिड फेल्योर हुआ। इससे पावर ग्रिड फेल्योर होने से पूरे नॉर्थ इंडिया और कुछ जो है, मतलब ईस्ट तो कट ही गया था, ईस्ट इंडिया अपना पूरा, नॉर्थ इंडिया और कुछ हिस्सा साउथ इंडिया का भी ब्लैकआउट हो गया और लगभग 12-14 घंटे लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ नहीं रहा। तो मान लीजिए कल को जो है कोई चेंजेस आते हैं तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि पूरा ग्रिड ही फेल हो जाए। ये कहीं न कहीं देश की गरिमा पर भी एक क्वेश्चन था। कह सकते जी हैं जी कि जी जी अगर पूरे के पूरे कंट्री में ब्लैकआउट हो रहा है, इसका मतलब समथिंग इज मच बिगर हाँ दैट वी आर हाँ, अज्यूमिंग। मैनेजमेंट जो है प्रॉपर नहीं है, या एक तरीके से कहते हैं लोड का जो है, जो भी लोड है आपका जो है वो मतलब कि एक तरीके से ढंग से जो है डिवाइडेड नहीं है जी, और लाइंस के ऊपर प्रॉपर लोड दिए नहीं गए हैं, इस जी, तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वैसे देखा जाए तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बट ये है कि हाँ, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है। हमारे मित्र पहले ही समझ गए किसकी बात होने वाली है। तो 2023 में पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, 2018 में ब्लैकआउट हुआ, तो वो कंडीशन अपने देश में दोबारा 2012 के बाद नहीं आई है। जी, तो मैं थैंक करूंगा प्रधानमंत्री जी का, जो है इतना उन्होंने इतना बड़ा जो है मैनेजमेंट जो है उन्होंने देखा इस देश के लिए। जी, जी। हमारा जो विज़न है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, बेशक आने वाले 10 साल में मैं देखता हूँ कि हर घर पे, मतलब हर घर पे कुछ हो ना हो, सोलर पैनल रहेंगे। तो ये हमारी डिपेंडेंसी को जो हम फ्यूल कोल पे हम हमारी जो डिपेंडेंसी है, वो भी कम होगी। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है। कार्बन जो इमिशन है, वो कम होगा। इससे कहीं न कहीं हम ग्रोथ पे ज़्यादा भागीदार बनेंगे और पॉल्यूशन जो वर्ल्ड के जो नॉर्म्स है, उससे भी हम कम्पीट कर पाएँगे। भाई आप भी देख रहे हैं कि जो AQI है दिल्ली में 750 है, जी, जी, जी। और AQI आपका जो है इंदौर में जो है 250 है, जी, और जी। भी मान लीजिए कि सिटीज में आपका 150 के अबव है, जी, एक विलेज में 150 के अबव है, जो भी मॉडरेट है, हैजर्डस तो है जी। लेकिन मॉडरेट हैजर्डस है। 100 से नीचे
होना जो है AQI के लिए सबसे सही माना जाता है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रॉपिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो और हमारे यहाँ सन का जो है रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो व्हाई डू नॉट वी यूज दैट रिसोर्स। तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि जो विजन है, विजन के बाद प्रॉपर हमारे पास उसके बाद रिसोर्सेज भी हैं, तो विजन रिसोर्सेज दोनों अगर साथ में है, तो अगर हम दोनों ने सही इस्तेमाल किया तो चल पड़ेगा, वो तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी में सर मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे आपने लिथियम और लिथियम और लेड एसिड, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे चीजों को देखा जाता है? लेड एसिड बैटरी जो है लिड के प्लेट से बनाई जाती है, और उसके सेल्स होते हैं, उसका एक जो चैम्बर होता है वो 2.4 वोल्ट के आसपास होता है। जी, तो 6 चैम्बर का हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट हर एक बैटरी को बना देते हैं, तो 12 वोल्ट की वो हमारी बैटरी हो जाती है। जी। तो वो 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई, वो लीड एसिड हो गई। और लीड एसिड बैटरी में हम लोग लिक्विड डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं उसमें, और टाइम टू टाइम उसको रिफिलिंग करते हैं वाटर का, डिस्टिल वाटर का जो है उसमें रिफिलिंग कर देते हैं, इससे उसका बैकअप बना रहता है। उसकी जो लाइफ साइकिल है वो अप्रोक्सीमेट 3 से 5 साल है। अब थोड़ा सा और बढ़ के भी आने लगा है, जैसे कि अगर आप कुछ एग्जांपल्स में बात करें, कुछ ब्रांड जो है 10 साल की भी लाइफ साइकिल्स देती है। जी। तो वो एक तरीके से है। अगर कंपेयर करते हैं हम उसको लिथियम से, तो लिथियम वेट के हिसाब से बहुत हल्का है। जी। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उसमें कम हो जाता है, उसमें बैकअप अच्छा है। अगर बेटर BMS सिस्टम लग गया तो हम उसमें रिटर्न में 48 वोल्ट, 36 वोल्ट, 96 वोल्ट तक उसमें हम जो है बैकअप में 300 वोल्ट तक अब आ गए हैं। अब बहुत इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर, BMS आपने जिक्र किया, ये BMS क्या होता है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अच्छा। जो प्रॉपर डिस्चार्ज के लिए लिथियम के लिए होता है। लिथियम के लिए जो सब BMS आप इस्तेमाल करते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये प्रॉपर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए होता है, क्योंकि लिथियम बैटरी सेल्स से बनती है, और सेल्स का प्रॉपर चार्ज और डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर उसका चार्ज अगर सही नहीं हुआ तो बैटरी खराब हो जाएगी। तो उसका इसी में सर जैसे मैं ऐड करना चाहूँ कि आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊं, ज्यादा नहीं 10 साल पहले जाऊं, तो जब मैं लोगों से सुनता था कि यार ये EV वाली बैटरी जो स्कूटी आ रही है वो चलेगी कि ना चलेगी, तो लोगों का एक मत था कि कूड़ा है, वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि उस टाइम लोग ढेर सारी चीजें देख रहे थे कि यार ये कहाँ चलेगा। सबसे जो रीजनेबल जो क्वेश्चन था लोगों के मन में कि चार्ज कहाँ करेंगे, बंद पड़ गई तब। तो उन चीजों को मैं देखता हूँ, और आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो देख रहा हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट फेमा स्कीम ला रही है और भी ढेर सारी स्कीम ला रही है, सब्सिडाइज कर रही है, आज का जो कंडीशन है वो हर जगह इलेक्ट्रिक मुझे दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा कैसे चीजों को आप देखते हैं इस पे? सर मेरा कहना है कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। जी। जरूरत हमारी जब थी हमने उसका आविष्कार किया, बट प्रॉपर उसका इस्तेमाल होते रहे ये समय के साथ होता है। जी। वो हमारा जो समाज होता है या हमारा सोशल जो होता है वो उसको अडॉप्ट करता है। जी। अगर EV की आज से 10 साल पहले बात करें तो हमारे पास उसमें जो बैटरीज लगती थी वो लीड एसिड भी SMF बैटरी थी, जो इंडस्ट्रियल बैटरी होती थी, जिसको ड्राई बैटरी कहते हैं, लेकिन वो लीड एसिड ही बैटरी थी, SMF बैटरी थी जो बैटरीज इस्तेमाल होती थी, जिसकी लाइफ स्पैन 12 महीने थी। तो प्रॉपर ROI वो दे नहीं पाता था। जैसे कि अगर पेट्रोल की बात करें हम, तो 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर 100 रुपए के पेट्रोल में 40 किलोमीटर का एवरेज आता है, तो जिसकी रनिंग जैसी होती थी पहले तो उस हिसाब से वो होता। तो जो ROI था, क्योंकि 12-15 हजार 20 हजार की बैटरी आती थी उसकी, और वो 20 हजार रुपए वो अगर पेट्रोल में खर्च करता था तो उसका वैल्यू उसका सेम होता था। और वैल्यू सेम होने के साथ साथ जो है उसमें ये था कि वो तब के टाइम पे बैटरीज बहुत अच्छा बैकअप नहीं दे पाते थे। अब हमारे पास अच्छी रेंज की बैटरीज आ गई है, लिथियम बैटरी आ गई है, प्रॉपर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का है। और दूसरी बात है कि जरूरत हमारी पड़ने लगी है, तो हम चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत बन गए हैं, और वो चार्जिंग स्टेशन हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम कहीं भी चार्ज भी कर सकते हैं, तो हम उसके रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें मैं भी सर 1-2 लाइन ऐड करना चाहूंगा। अगर EVs आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी थी जो क्रूड ऑयल्स पे थी, पेट्रोलियम पे, डीजल पे जो भी थी, वो कम हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो हम डॉलर जो एक्सपेंस कर रहे थे, वो हम सेविंग पे ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है। जी, इकोनॉमी का जो है बूस्ट उसी से ही होता है कि हम डॉलर एक्सचेंज को लेकर के जो है आपका जो हमारा जो प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका BOP जो है आपका, जो भी 2 कंट्रीज के बीच का, अगर वो मेंटेन्ड है आयात निर्यात में तो बेटर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जी जी। तो वो हेल्प करती है हमेशा हमें जो है कि हमारा डॉलर जो है, हमारा रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। जी जी। तो वो तो बेटर है ही हमारे लिए। और प्रॉपर हमारी कंट्री अब
अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ बढ़ रही है। जी, और जी। हमारे स्कोप ऑफ जो है ईवी को लेकर के बहुत अच्छा है। जी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले टाइम पे राज करेगा इसमें। नो डाउट। तो आने वाले समय में ईवीज का जमाना है। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड करना चाहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है बहुत बढ़िया है। देखिए कनेक्टिविटी अगर मैं देखूं ऐसे जैसे अब तो मैं आपका अपना भी थोड़ा सा परिचय दे दूं। हमारी एक छोटी संस्था है जैन ट्यूशन वाला। बेसिकली हम उसमें टीचर्स को हायर करते हैं और उनसे हम चीज़ों को एक पूरे के पूरे समाज में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिव है, जो हमारा पर्सनल व्यू है कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की ग्रोथ में। तो हम बखूबी करते हैं सर। तो जैसा कि मैं ऐड कर रहा था इस पे अपनी बात कि जो ये विजन है मोदी जी का बहुत बढ़िया है। कारण क्या है कि सबसे पहले तो अब सबके घरों पे हमने पैनल लगवा दी, वन थिंग। तो हमारी जो कार्बन की जो डिमांड थी, जो फ्यूल था, क्योंकि फ्यूल की इन द सेंस कह रहा हूँ जो कि हमें बिजली मिल रही है, जो बन रही है वो कोल से चल रही है। तो हमने पहले कोल की डिपेंडेंसी कम की, ठीक, वहां से कम हुई। फिर हमने पेट्रोलियम और डीजल की डिपेंडेंसी कम की। वाई? क्योंकि हम ईवी पे शिफ्ट हो गए। ईवी पे हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, लगा लिया, पैनल से बैटरी चार्ज हो रही है, हम चला रहे, मीन्स आउटपुट हमारा जीरो है। मतलब जो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग विजन पे हम ग्रोथ ऑलरेडी कर रहे हैं। आने वाले 10 सालों में हम बहुत बढ़िया लेवल पे जाएंगे। तो इसी में जैसा कि होता है कि और क्या क्या नई चीजें ला सकते हैं ईवीज में। जैसे अभी तो डीजल पे डिपेंडेंसी है, जो बड़े लोड के ऊपर डीजल की डिपेंडेंसी है, जिसमें हम लोग ईवी पे काम कर रहे हैं जो है। और अभी फिलहाल उस पे बहुत काम करना बाकी है। जैसे कि हाई मोटर्स की जो है बैटरी, हाई किलोवाट की बैटरी लगे या हाई किलोवाट की मोटर लगे और उसको बैकअप मिले। तो जैसे 10 टन का लोड यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करना, अभी भी हम लोग डीजल पे डिपेंडेंट है, उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो फुटप्रिंट हमारा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि डीजल डिपेंडेंसी हमारे ऊपर अभी बहुत है जी। जो हमारा इंडिया का जो है डीजल डिपेंडेंसी है या कोल की डिपेंडेंसी अभी है। और ईवी में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और हाई लोड के जब चेंजेस आने लगेंगे, हाई लोड की ईवीज आने लगेंगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपने कंट्री के लिए। ये है कि एनर्जी में हम लोगों का ग्रोथ बढ़ेगा, एनर्जी में हमारा जो है आपका डिमांड जो है बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग जो है धीरे धीरे, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे है, आगे आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी और भी है, जो विंड एनर्जी है उस पर भी हम लोग बहुत अच्छा कर देंगे। तो इसी में जैसे कि सर हम आज की ईवी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हम टेस्ला और BYD की बात करते हैं, ठीक, साथ में इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या हमें फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए कि हम पूरी वर्ल्ड मार्केट को हम कैप्चर कर लें? इंडिया के पास जो है आयरन ओर वैसे बहुत अच्छा है, जो आयरन ओर डिपॉजिट बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूंगा कि ऑटोमोटिव में बहुत अच्छी रही, चाहे जिस ब्रांड की आप बात करें, जिस कंपनी की बात करें। तो बाकी जो रही बात ईवी में रिसर्च कम हो रहा है मेरे को जहां तक लगता है कि जो डिपेंडेंसी जो हमारी जो है रिसर्च की जो ग्रोथ है वो एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू जो है अदर कंट्रीज में से हम लोग स्लो है। तो हम अपने ब्रांड, अपने जो है कंपनीज, इंडियन कंपनीज को ये जो है इनिशिएट लाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो और बेटर जो है आपका प्रोडक्ट निकल के आए। जब बेटर प्रोडक्ट निकल के आए विथ बेटर सेफ्टी मेजर्स, सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बेटर सेफ्टी मेजर्स निकल के आएगा। तो मैं इस चाहूंगा कि मैं कहूंगा कि अपना इंडिया जो है, जो इंडियन कंपनीज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में राज कर सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम है, स्ट्रेटेजी सेम है, बस ये है कि रिसर्च को स्ट्रेटेजिकली प्रूवन करना वो इम्पोर्टेंट है। मीन्स कहीं ना कहीं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे तो बखूबी। और हमारी जो देश की जनता है बहुत समझदार है, जो यूथ है वो बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा हमारा भी मानना है। और बखूबी हम देख भी रहे हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में जहां भी आप देखें इंडियंस। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा है, वो हमेशा निराश रहता है। तो वो ऐसा क्या करे, क्या वो चीज़ों को रखे कि हम कह सकते हैं कि हम जॉब फाइंडर ना बने, जॉब कीवर बने, मतलब जॉब देने वाले बने। इसमें मैं ये कहूंगा कि पहले के मुकाबले, पहले जो था वो तो जो प्रथा चली आ रही थी कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे है। क्योंकि बिजनेस सेफ और सिक्योर नहीं होता। सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, इससे माना जाता है।
लेकिन अगर आज के समय में बात करें कि गवर्नमेंट जॉब की लिमिटेशन भी बहुत है, क्योंकि जी, लिमिट जी। है वो 200 पोस्ट है, 400 पोस्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट में है 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट से ज्यादा कर भी नहीं सकता कोई। भाई वहां 1000 पोस्ट आ भी नहीं पाएंगे, ये एक प्रैक्टिकल पर्पस है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि अपने यूथ को कि अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे अगर आप 91 के टाइम पे देखें, 1991 में जब कंप्यूटर ने अपना फेस चेंज किया, जी। तो फेस चेंज करने के बाद आईटी सेक्टर में कितना ज्यादा वो ग्रोथ हुआ, बूम पे आ गया पूरा। बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आए और इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हुआ और उससे बहुत अच्छा चेंजेस मिला। और आज आईटी सेक्टर में लोग 50 लाख कमा रहे हैं साल का, जी। जो अर्न कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप है, बड़े स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए आप, जो टेक स्टार्टअप हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। तो जी, मैं ये बिल्कुल। चाहूंगा कि आप जॉब देने वाले बने, और जॉब देने वाले तभी बनेंगे आप जब आप अपने आप को एज अ जो है बिजनेसमैन समझेंगे, एज अ जो है एंटरप्रेन्योर समझेंगे और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जब टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो आपको टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी और आप टीम बना के काम करेंगे। जब आप टीम बना के काम करें तो कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया स्टार्टअप आप चालू कर पाएंगे और जिससे आप जॉब देंगे। देखिए मेहनत बहुत लगती है, मेहनत करना से चूकना नहीं चाहिए हमें। अगर मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और किसी एक फील्ड पे लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन ऐसा होता है कि वो स्टार्टअप आपका जो है एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा भी यही मानना भी है कि कुछ नया चीज़ें करते रहें और समाज को एक अच्छा-सा विज़न दें और कहीं न कहीं समाज की जो इंडिया की जो ग्रोथ में भागीदारी है, उसको और बढ़ाएँ, ताकि हम भी कम्पीट कर पाएँ वर्ल्ड के उस लेवल पे और और भी ढेर सारी चीज़ें रहती हैं सर। तो कहीं न कहीं हमें एक देखना पड़ेगा कि जैसे एक यहाँ पे छोटा-सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक जगह पढ़ा भी था, एक जैसे देखा था हाइड्रोजन एनर्जी। सर ये क्या होता है? हाइड्रोजन एनर्जी मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रोजन हमारे पास बहुत है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जो है अपने क्वांटिटी में अपने अर्थ पे है, तो हाइड्रोजन वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो H2O एक बाइस प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी हमें मिलती है, और वो एक तरीके से सबसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर उस टेक्नोलॉजी पे हम लोग बेटर कर ले गए तो हमारे लिए एनर्जी का सॉल्यूशन सबसे बड़ा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो यूज है एनर्जी पे, जो हमारी डिपेंडेंसी है 5 मेगावाट, 10 मेगावाट या भी गीगावाट पे है, अगर उसकी बात की जाए तो छोटे से रिसोर्स से हमारा हाइड्रोजन एनर्जी में बहुत सारा रिसोर्सेज जो है हमारा पूरा फिलफिल हो जाएगा। तो हमारा रॉ मटेरियल जीरो हो गया और हमारा फुलफिलमेंट पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन एनर्जी हमारे लिए बहुत डिपेंडेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है हमको एनर्जी देता है। और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपकी इन बातों से पूरी तरह सहमत भी हैं और अपने ऑडियंस से कहते हैं कि अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारा केवल एक ही मोटिव है कि जो हमारे देश की, जो शहर की जो भी छुपी हुई जो प्रतिभाएँ हैं, उनको हम इस चैनल के माध्यम से लाएँ ताकि आप लोग भी सीखें और कुछ नया करें, ताकि एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा सके। कहते हैं कि तिनके से मतलब कहते हैं ना कि बूंद-बूंद से सागर बनता है, घड़ा भरता है। तो अगर हम छोटी-छोटी मेहनत करते रहेंगे तो नो डाउट इंडिया एक अपने लेवल पे होगा कि वो फिर से एक पूरा सुपर पावर में फिर से आ जाएगा। तो अभी के लिए चीज़ों को इतना ही रखते हैं। अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू सर।